नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। सरकार ने किसानों को नए साल पर दिया बड़ा तोहफा, खाद पर अब ज्यादा मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई सियासत। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख भागवत को लिखा पत्र, तो बीजेपी ने कहा झूठ बोलना बंद करो। अरविंद केजरीवाल के ऐलान ने बढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किलें। अब बंगाल के इमाम और पुजारी बोले 20,000 रुपए हो हमारा भत्ता। बंगलुरु के अतुल की तरह दिल्ली के पुनीत खुराना ने की आत्महत्या। पत्नी से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम, वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप। अमेरिका में गरमाया H-1B वीजा का मुद्दा। भारतीय अमेरिकी उद्यमी ने किया धमकी मिलने का दावा, नंबर लीक करने का भी लगाया आरोप। सबसे पहली खबर में बात मोदी सरकार की। नए साल 2025 की पहली मोदी कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को डीएपी के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। डीएपी बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार आर्थिक मदद भी देगी। मोदी कैबिनेट का एक और फैसला भी आया है। बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा। इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए, इसकी व्यवस्था होगी। किसानों को आज तो बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है पीएम मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री का बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन सवाल कुछ और भी उठ रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो वियतनाम में है कि कहां है पता नहीं, वो पार्टी कर रहा है, और हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। ऐसा बहुत ही कम प्रधानमंत्री मोदी से पहले कभी नहीं हमने सुना कि किसी प्रधानमंत्री ने 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई हो। काम करते हैं, वो खुद भी करते हैं और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कहा कि हो गया, 1 तारीख को फैसला लो, काम करोगे, साल भर काम करोगे, यही कहा जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक वर्क कल्चर, एक नया हिंदुस्तान विटनेस कर रहा है, पहले के किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये सारी चीजें नहीं देखी गई। और जो फैसला लिया गया वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडीज ज्यादा मिलेगा, मतलब खाद सस्ते हो जाएंगे। जो फसल बीमा योजना है जिसमें किसानों को नुकसान होना पड़ता है कभी कभी, तो उसके लिए सरकार खड़ी हो रही है कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, और अगर फसल खराब हो जाता है तो सरकार आपको मदद देने के लिए खड़ी है, तत्पर है। तो ये 2 बड़े फैसले और प्रधानमंत्री मोदी का जो पहले दिन का जो मैसेज है वो बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ देश को कैसे आगे ले जाना होता है, यही इनके दिमाग में चलता रहता है। जी, वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल भी किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। केजरीवाल ने लिखा, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, क्या ये सही है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सचदेवा ने कहा है कि आपकी औकात नहीं है कि आप आरएसएस प्रमुख जी से बात भी कर सके। उनका नाम लेना तो भूल जाइए, मुद्दे पर बने रहिए और बताइए कि आपने दिल्ली को कैसे लूटा है। इसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगिए। ये लेटर वॉर क्यों शुरू हो गया? देखिए, लेटर की शुरुआत होती है, आदरणीय मोहन भागवत जी प्रणाम, सरेंडर कर रही है। भाई, आरएसएस के चीफ को लिखने कि आपको जरूरत क्यों है, आप होते कौन हो? और आरएसएस चीफ से इस तरह की गुजारिश करना, तो आप इंडी गठबंधन में क्यों हो?
क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि तो वैचारिक लड़ाई है, एनडीए गठबंधन आरएसएस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, तो आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? और साल का पहला दिन था, उस दिन तो झूठ नहीं बोलते, उस दिन तो झूठ नहीं बोलना था। आप बाज नहीं आते झूठ बोलने से। तो एक तो आरएसएस के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आप पूर्णकालिक हो, आरएसएस के मेंबर हो, जो आप इस तरह की गुजारिश कर रहे हो? ये तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, चिट्ठी इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि कैपिटल टीवी ने सबसे पहले इस बात की जानकारी मीडिया में लेकर के हम लोग लेकर के आए थे करीब 15-20 दिन पहले कि आरएसएस 50,000 मीटिंग्स कर रहा है दिल्ली के अंदर, और झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाला जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है वो है सेवा भारती। पूरी दुनिया में स्लम्स के अंदर काम करने वाली इससे बड़ा संगठन कोई नहीं है। और जैसे ही इसको खबर मिली है कि आरएसएस वाले मीटिंग कर रहे हैं, ये बौखला गया और वो इस तरह की चिट्ठी लिख करके मीडिया में आने का प्रपंच और दूसरा ध्यान भटकाने का प्रपंच। आप मोहन भागवत जी से वार्तालाप तब कर पाते ना जब आप दिल्ली में एक के साथ एक दारू का बॉटल फ्री नहीं बेचते, घोटाला नहीं करते, हाँ, ईमानदारी से सरकार चलाते। हर चीज में घोटाला कर रहे हैं आप और सवाल आरएसएस प्रमुख से कर रहे हैं। तो ये दाव जो है अरविंद केजरीवाल का हिंदुओं को बांटने के लिए किया गया है। याद रखिए, बटोगे तो कटोगे। जी, इस खबर में बात पश्चिम बंगाल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बंगाल में मस्जिद के इमामों ने ममता सरकार से हर महीने 20,000 रुपए भत्ता देने की मांग कर दी है। इसके लिए वो दिल्ली में केजरीवाल के ऐलान का उदाहरण भी दे रहे हैं। भत्ता बढ़ाने वालों में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और नखोदा मस्जिद के इमाम भी शामिल हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, बंगाल में ऐसा क्यों नहीं होगा। क्या लग रहा है कि केजरीवाल ने फंसा दिया क्या ममता? भाई, ममता बनर्जी के साथ मीटिंग चल रही थी केजरीवाल की, ममता दीदी आती थी तो केजरीवाल से मिलती थी। हाँ, अब ये मांग तो मांगा जाएगा। जब केजरीवाल ने ये काम किया है और आप एक ही गठबंधन के हो, राहुल गांधी के खिलाफ भी एक साथ मिलकर प्रपंच करते हैं आप लोग, कांग्रेस के खिलाफ प्रपंच करते हैं, तो ये तो मांग हर जगह उठाया जाएगा। बीजेपी की सरकार जहां होगी वहां ये मांग नहीं उठेगी, लेकिन बाकी सब जगहों पे जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां वहां अब इमाम बोलेंगे कि भाई अब हमें भी दो। ये मामला तो कहते हैं उसको कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यही केजरीवाल इंडी गठबंधन में कर रहे हैं। जी, और अब बात दिल्ली की। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या जैसा मामला दिल्ली में सामने आया है। मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले शख्स ने 54 मिनट का वीडियो भी बनाया। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम पुनीत खुराना था और उनके परिजनों का कहना है कि वो अपनी पत्नी मानिका पाहवा और ससुराल वालों से काफी ज्यादा परेशान थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा था। इसके अलावा दोनों परिवारों के बीच पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर भी अलग अलग विवाद चल रहे थे। इस तरीके से एक के बाद एक खबर सामने आ रहे हैं। देखिए, एक बहुत चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान में जहां हजारों में एक इस तरह का केस हुआ करता था, अब तो ये बिल्कुल हर जगह हर तरफ आप नजर उठाइए और तलाक का मसला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। ज्यादातर केसेस इस तरह के हैं कि जिसमें महिलाएं कानून का गलत फायदा उठाकर वो अपने पति के घर वालों को ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। बेंगलुरु का कहानी खत्म हुआ नहीं, दिल्ली में कहानी सामने आ गई। आप उस व्यक्ति की मानसिक दशा को समझिए कि जो एक पत्नी के प्रताड़ना से आत्महत्या करने को विवश हो गया।
समाज को कुछ करना पड़ेगा, सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये जो कानून जो बिल्कुल एक तरफा है, जिसका धौंस, जिसका डर दिखा के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, भाई साथ में नहीं रहना है, अलग हो जाइए। हिंदुस्तान की जो कोर्ट के अंदर तलाक की जो प्रक्रिया है वो इतना लचर है, इतना बेहुदा है, इतना बकवास है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है लोगों की, लेकिन न्याय नहीं मिलता, तलाक नहीं मिल पाता। अगर महिला के साथ बच्चे नहीं हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर बाद में फिर आप ये प्रॉपर्टी का बंटवारा, फिर इसका ये, अब तो बहुत सारे लोगों तो कहानियां अब सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने तो इसको एक धंधा बना लिया। किसी अमीर व्यक्ति को पकड़ लो, शादी कर लो और 1 साल के बाद तलाक लेकर के आप उसको ब्लैकमेल करना चालू करो। और आप कोर्ट जाएंगे, कानून भी ऐसा है कि आपको जिंदगी भर के लिए पैसे भी मिलते रहेंगे, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिल जाएगा, जिंदगी फिट। तो ये जो कानून जो एक तरफा है वो जिम्मेदार है इसकी मौत का। कानून जो एक तरफा है वो जिम्मेदार है बेंगलोर में उस टेकी के मौत का। और ये कानूनी प्रक्रिया जिम्मेदार है हजारों हजार इस तरह के युवकों की जिंदगी को बर्बाद करने का। आखिरी खबर में बात अमेरिका की। अमेरिका में H1B वीजा मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी ने MAGA यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों पर उसे धमकाने और उसका निजी नंबर लीक करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ नामक एक्स यूजर ने सोशल मीडिया मंच पर इस संबंध में एक पोस्ट करने के बाद उसे डिलीट भी कर दिया। पोस्ट में सिद्धार्थ ने कहा कि मेरा निजी फोन नंबर लीक हो गया है और मुझे व्यक्तिगत धमकियां मिल रही है। मैं एक बार फिर से बड़े MAGA अकाउंट से अपील करता हूं कि मुझे इस पर बॉट्स के हमले से रोका जाए। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब MAGA कैंप के प्रभावशाली लोगों ने अरबपति एलन मस्क पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असहमतिपूर्ण विचारों को सेंसर करने का आरोप लगाया है। ये वीजा का क्या मामला है और क्यों बहस छिड़ा हुआ है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत के आए तो उस दौरान वो बार बार कह रहे थे कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें वो बदलाव करेंगे। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उस कैंपेन का वो हिस्सा था कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे H1B वीज़ा के ऊपर। ये H1B वीज़ा है क्या कि यहाँ कोई भी स्किल्ड व्यक्ति, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग, पढ़े लिखे टेक्नीशियंस, उनको 3 साल के लिए अमेरिका में काम करने के लिए मौका मिलता है। एक्सटेंड किया जा सकता है 6 साल, और फिर बाद में आपको अगर फिर से करना है तो 1 साल फिर वापस आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा, फिर वापस आप जा सकते हैं। ये लोग कहाँ काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं टेक कंपनीज में। ये इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें हायर करती हैं। क्यों? उनके कैलिबर की वजह से। अमेरिका में उस तरह का कैलिबर है नहीं, लोग उतने स्मार्ट नहीं हैं जितने इंडियंस हैं, चाइनीज हैं और बाकी देश भर, दुनिया भर से जो लोग जाते हैं। अब वहां सरकार बनी तो उसके ऊपर एक बयान आता है एलन मस्क का। उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कंपनी को नुकसान हो जाएगा। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर के बड़े बड़े बयान दिए थे तो एक बवाल मच गया, और वो 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। ये वामपंथी लेफ्ट लिबरल कबाल इकोसिस्टम वो इस मुद्दे को इस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो सबको बंद करो। भाई आप बंद कर दोगे, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, ये तमाम, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनियां, ये अमेरिकी सरकार की कंपनी नहीं है। अमेरिका को ये टेक्नोलॉजिकल पावर एक हब माना जाता है इन कंपनियों की वजह से। टेक्नीशियंस नहीं होंगे तो कंपनियां कोई और रास्ता ढूंढेगी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाकी सब जगह हिंदुस्तानियों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से हिंदुस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, इसमें हिंदुस्तान को ही फायदा होने वाला है। ये एक अपॉर्चुनिटीज है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी कि अगर सरकार सजग रहे, इन कंपनियों के
जो वहाँ पे दफ्तर हैं, जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, अगर वैसी व्यवस्था अगर आप हिंदुस्तान में देने लग जाएं, ये कंपनियां उठ के चली आएंगी हिंदुस्तान। उनको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, टेक्नीशियंस भी मिलेंगे और काम में कोई फर्क भी नहीं आएगा। तो ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद अभी बड़ा ही नेसेंट स्टेज पे है। डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद सरकार की क्या पॉलिसी होती है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई ये जो टेक्नीशियंस जो हिंदुस्तान से जो लोग जा रहे हैं उनका भविष्य का क्या होगा। अगर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगता है तो आप तो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसमें आप एक अवसर जरूर ढूंढ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर को गंवाएंगे नहीं। फौरन उस तरह की कंपनियों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुल जाएंगे और जो लोग नौकरी करने के लिए अमेरिका जाते हैं, सिलिकॉन वैली भी जाते हैं, वो हिंदुस्तान में रहकर ही उस तरह की जॉब को आगे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।